नमस्कार। पिछली चर्चा में यथार्थवाद के बारे में बात की थी और यथार्थवाद के अग्रणी कलाकार डोमिये के बारे में भी चर्चा की थी। इसी क्रम में यथार्थवाद के दूसरे और महत्वपूर्ण चित्रकार हैं गुस्ताव कुर्बे। कुर्बे यथार्थवाद के प्रतिनिधि चित्रकार भी माने जाते हैं। इन्होंने यथार्थवाद के स्थापना में तो अपनी भूमिका निभाई, यथार्थवाद के विकास और उसको एक सम्मान की दृष्टि से स्थापित करने के ध्येय से भी इनका जो प्रयास है उसको स्वीकार किया जाता है। कुर्बे मूलतः किसान परिवार से थे और इनका जन्म 1819 में ओरना नाम के छोटे से गांव में हुआ था। चूँकि शुरू से ही एक किसान परिवार में जन्मे थे, अतः प्रकृति के नज़दीक रहने का उनको अवसर बहुत मिला। खेतों में जाना, काम करना, और गांव चूँकि प्रकृति की गोद में ही बसे हुए होते हैं, तो प्रकृति के नज़दीक रहने के कारण उनके मन में प्रकृति के प्रति बहुत आकर्षण का भाव रहता था। जब ये स्कूल में अध्ययन के लिए भी जाते थे तो इनको किताबी अध्ययन से काफ़ी अरुचि रहती थी, और जब शिक्षक इनको बाहर टूर पे ले जाते या प्राकृतिक भ्रमण पे ले जाते तो इनको बड़ा अच्छा लगता था। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति केवल कुर्बे की ही नहीं, लगभग हर चित्रकार की होती है। क्यों? प्रकृति अपने आप में बहुत सुंदर होती है, रमणीक होती है, देखने में प्रकृति के विविध रंग है। सुबह का सुंदर वातावरण, शाम का सुंदर वातावरण, नदी, झील, पेड़, पहाड़, ये सारे इतने रमणीक और सुंदरता लिए वो होते हैं कि कलाकार का मन उनमें लगना लाजमी भी है। तो कुर्बे महोदय का भी कम पढ़ाई में ध्यान रखकर रहता था, लेकिन चित्रकला में उनकी काफ़ी अच्छी रुचि थी। और जब इनको 1839 में पेरिस में पढ़ाई के लिए भेजा गया, पढ़ने के लिए भेजा गया, तो ये ज़्यादा समय वहाँ नहीं रह पाए, और पढ़ाई के प्रति अरुचि के कारण ये पुनः वापस अपने गांव ओरना आ गए और वहाँ रहकर अपने छोटे मोटे चित्रकारी करने लगे। फिर उन्होंने अपने चित्रकार बनने की बात अपने पिता के सामने रखी कि भाई मैं चित्रकार बनना चाहता हूँ, और आप मुझ पर ये जो बिना वजह पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, ये मुझे कम जचता है। मैं चित्रकला या कला का अध्ययन करना चाहता हूँ विशेष रूप से। तो चूँकि पिता ने उनकी बात को स्वीकार किया, माना, और 1840 में वे वापस पेरिस अध्ययन के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने, जब उनको इस बात का आश्वासन मिल गया कि अब आप जाओ पढ़ाई कला के क्षेत्र में अपना काम करो, तो उन्होंने अपने पिता के सामने प्रण लिया कि मैं अब 10 साल के अंदर एक ख्यातनाम चित्रकार बनकर आपको और बताऊँगा। और वो उस बात पर खरे भी उतरे। वहाँ पेरिस में जाकर एक चित्रकला की जो चित्रशाला थी, चित्रशाला स्विस, वहाँ जाकर वे कला अध्ययन करने लगे। अब चूँकि जो अध्ययनशालाएँ होती है, वो चित्रकला की हो या कैसी भी हो, उनका एक पढ़ाई का और सिखाने का एक तरीका होता है। तो चित्रशाला स्विस में भी जब वो चित्रकारी कर रहे थे या सीख रहे थे, तो उनको एक पूरा एक प्रोसेस होता है कि पहले आप इस तरह से रेखांकन किया करेंगे और उसके बाद में इस तरह से आप अपने अभ्यास को बढ़ाएंगे। तो वो उसकी जो परंपरागत चित्रण पद्धति थी वो उनको कम जचती थी, और वो फिर चित्रशाला से बाहर रहकर अध्ययन करने लगे। वे लूर संग्रहालय जाते और वहाँ पर ख्यातनाम जो चित्रकारों के चित्र लगे थे, जैसे रेम्ब्रांट है, फ्रांस हाल्स है और डेलाक्रा है, इन सब के चित्रों का वो बारीकी से अध्ययन करते। न केवल अध्ययन करते बल्कि उनकी प्रतिकृतियाँ भी बनाते, और ऐसा करते करते वो चित्रकला के काफ़ी नज़दीक आ गए और अच्छे खासे सुंदर चित्र का निर्माण करने लगे। चूँकि बचपन से ही वो प्रकृति के काफ़ी नज़दीक रहे, तो प्रकृति की रमणीकता तो
थी, लेकिन प्राकृतिक और नैसर्गिकता के प्रति उनका आकर्षण बहुत बढ़ गया। अब वो जो चित्र बनाते थे उस चित्र के अंदर जो नैसर्गिक उसके जो स्वरूप था उसको वैसा का वैसा बनाने में वो रुचि लेने लगे। यानी कि उसका चित्रण जो था अब किसी आदर्श पर आधारित नहीं था, जैसे कि नवशास्त्रीयवाद में था, या रोमांसवाद की तरह किसी कल्पना पर आधारित नहीं था। वे अब जो चित्रण कर रहे थे वो चित्रण प्राकृतिक नैसर्गिकता के ऊपर आधारित है, यानी कि जैसा दिख रहा है उसी को आदर्श मानते हुए वो अपना चित्रण का कार्य आगे बढ़ाने लग गए थे। 1844 में उन्होंने जो वहाँ राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगती है फ्रांस में, उसमें अपने 2 चित्र प्रस्तुत किए। एक चित्र था सेल्फ पोर्ट्रेट जिसको आत्मचित्रण कहते हैं, और दूसरा 44 में उन्होंने जो चित्र दिया वो चित्र था कुत्ते के साथ पूर्व मोड़। आत्मचित्रण और ये उन्होंने बाद में दिया। अगली जो नेक्स्ट प्रदर्शनी हुई 49 में उन्होंने दिया। तो 44 में इन्होंने एक चित्र दिया जिस अपना ही चित्र बनाया अपने कुत्ते के साथ में, और उसका नाम रखा कुत्ते के साथ पूर्व मोड़। और यह चित्र चयनित हो गया। चयनित होने के बाद में जब इस चित्र को प्रदर्शनी में रखा गया तो लोगों का, दर्शकों का, कलाकारों का भी ध्यान और कला समीक्षकों का भी ध्यान इनकी तरफ आकृष्ट हुआ, क्योंकि ये लूव्र संग्रहालय से जो ख्यातनाम चित्रकार थे उनकी प्रेरणा से, उनकी अध्ययन से चित्रण बना हुआ था। तो इसमें इतना वो सैद्धांतिक रूप में इस पे यथार्थवाद का इतना प्रभाव नहीं था, रंगों की दृष्टि से, और काफ़ी कुछ सामंजस्यपूर्ण थे, रोमांसवादी प्रभाव भी उनमें था। तो वो चित्र चयनित हो गया। और जब 1849 यानी 1849 के अंदर जब एग्जीबिशन लगी तो उन्होंने 2 चित्र और दिए। वो चित्र थे, एक तो आत्मचित्रण सेल्फ पोर्ट्रेट, और दूसरा था ओरना का भोजन। ओरना इनका गांव था और वहाँ बैठ के जैसे खाना खाने का कोई चित्र था, ओरना का भोजन। वो दोनों चित्र उन्होंने जब अपनी राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए प्रदर्शित किए तो उन दोनों चित्रों का चयन हो गया। और चित्रों का चयन तो हुआ, उसके साथ ही ओरना का जो भोजन था उसको उस प्रदर्शनी में पुरस्कार भी मिला, प्राइज भी मिला, यानी वो पुरस्कृत चित्रों की श्रेणी में उनका चित्र आ गया। अब इससे 2 फायदे इनको, बड़े फायदे हुए। एक फायदे तो ये हुआ कि वो एक प्रतिष्ठित चित्रकार के रूप में कलाकार मंडल में, दर्शकों में और समाज में स्थापित हो गए। और दूसरा सबसे बड़ा उनको फ़ायदा ये हुआ कि वो अब आने वाली किसी भी राष्ट्रीय प्रदर्शनी में अपना चित्र रख सकते थे। उसके लिए चयन समिति का निर्णय होना या उन द्वारा स्वीकृत किया जाना जरूरी नहीं था। ये ऐसी परंपरा थी वहाँ कि जिस किसी चित्रकार का चित्र वार्षिक कला प्रदर्शनी में पुरस्कृत हो जाता है वो आगामी प्रदर्शनियों में अपने चित्र को प्रदर्शन के लिए रख सकता है, ये उसका अधिकार था। तो ये अधिकार मिलने के बाद में यथार्थवादी चित्रकार पूर्वे साहब ने एक बहुत बड़ा विशाल चित्र बनाया, बहुत बड़ा। उस चित्र का जो शीर्षक था वो ओरना का दफन संस्कार। वो उन्होंने 1950 की जो वार्षिक प्रदर्शनी थी उसमें उन्होंने प्रदर्शित किया। क्या नाम था? ओरना का दफन संस्कार। और यह चित्र चूँकि जो उनका जो निर्णायक मंडल था प्रदर्शनी का, उनको ये चित्र जरा भी पसंद नहीं था, और उसके कारण भी है जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी ने, इस मौके ने
पूर्वे महोदय को बहुत ही प्रसिद्ध कर दिया। एक तो इतना बड़ा विशाल चित्र उन्होंने बनाया तो सहज आकर्षण का विषय हो गया, और दूसरा वो जो चित्र था उस चित्र के अंदर कलात्मक ढंग से बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन था। और पूर्वे ने कहा कि मैंने ओरना के दफन संस्कार के साथ रोमांसवाद को दफना दिया है, यानी अब रोमांसवाद का लेश मात्र भी कला जगत में शेष नहीं है। और उसका कारण ये था कि ये जो चित्र था, ये चित्र अब किसी अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, और इसी कारण इसकी आलोचना भी हुई। जो कला समीक्षक थे, जो चित्रकार थे, या दर्शक, जो रूढ़िबद्ध दर्शक थे, उन्होंने भी इस चित्र की बहुत आलोचना की। क्योंकि यह चित्र पूर्णतया प्रचलित परंपराओं के बिल्कुल विरोध में था। विरोध में इस दृष्टि से था कि अब तक जो विषय लिए जाते थे चित्रों के, उन चित्रों के विषयों के रूप में या तो देवता हो, या राजा हो, या उच्च धनी वर्ग हो, या अधिकारी वर्ग हो, इन लोगों का ही चित्रण विषय के रूप में किया जाता था। न केवल इन लोगों का चित्रण, अपितु इनका चित्रण भी आदर्श रूप में किया जाना, एक सम्मानजनक स्थिति के साथ किया जाना आवश्यक माना जाता था। और इसीलिए इस चित्र की बहुत जमकर आलोचना हुई हर स्तर पर, समीक्षकों के स्तर पर क्या, दर्शकों के स्तर पर क्या, सामाजिक अभिजात्य वर्ग ने तो इसको जैसे नकार सा ही दिया था एक तरह से, इसके प्रति उनके क्रोध का भाव भी पैदा होने लगा था। और उन्होंने इसीलिए पूर्वे के ऊपर भ्रष्टाचार तो नहीं, भ्रष्ट आचरण और गंवारूपन और भ्रष्टता जैसे आरोप भी उन्होंने इस पर मढ़े। लेकिन पूर्वे इससे विचलित नहीं हुआ। जितनी उनकी आलोचना हुई, पूर्वे उतने ही उत्साह के साथ आगे कार्य करने लगा था। और उन पर इस चित्र के जरिए ये भी आरोप लगा कि इस चित्र में मात्र कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको चित्र की श्रेणी में रखा जा सके। केवल एक कथानक का उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है। न तो इसमें कोई रोमांचकता है, न इसमें कोई उद्देश्य है, न इसमें कोई संदेश है। तो कैसे इस चित्र को कला परंपराओं के सिद्धांतों के अनुसार माना जाए। और यही आधार मानकर इसकी बहुत कटु आलोचना भी हुई। और कटु आलोचना के साथ जो अभिजात्य वर्ग के जो आक्रोश की मैं बात कर रहा था, तो उन लोगों ने इन पर एक आरोप ये भी गढ़ा कि ये समाजवाद का प्रचार करना चाह रहे हैं, समाजवाद के प्रचारक भी है, ये आरोप भी इन पर गढ़ा। हालांकि चित्रकार अपनी चित्रकला से जगत से नाता रखता था पूर्व, राजनीतिक हस्तक्षेप उनका कोई विशेष था नहीं। लेकिन चूंकि परंपराओं को, अभिजात्य वर्ग को, राज शासन को, इन सब को इन्होंने दत्ता बताकर एक सामान्य वर्ग के लोगों को आधार बनाकर, पात्र बनाकर उन्होंने इतना विशाल का चित्र रच दिया। छोटा मोटा तो जैसे अब मान लो धोमी ने भी काफ़ी ऐसे कुछ रचे थे, अभिजात्य वर्ग का उन्होंने उपहास किया था। लेकिन एक विशाल चित्र के रूप में रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और इसकी आलोचना जमकर हुई। उस वक्त के एक जो विचारक थे, समाजवादी विचारक पुरुंदा ने जरूर इनकी सराहना भी की और इनको प्रोत्साहन भी किया। और अपने साहित्य कला जगत जो समीक्षा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उनकी विचार थे, उन विचारों से उनको काफ़ी लाभ भी प्रदान किया और उनकी कला की भी प्रशंसा की। पर चूँकि पूर्वे महोदय ऐसे थे, पूर्वी गोस्ताख पूर्वे एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। और उनका जो सोच थी, वो सोच ये थी, जैसे पहले की चर्चा में मैंने आपको कहा, उन्होंने तो कहा कि तुम मुझे देवताओं को ला के खड़ा कर दो मेरे सामने, मैं देवता का भी चित्रण कर दूंगा। तो बड़ा यथार्थवादी उनके दृष्टिकोण था, और यही कारण था कि उन्होंने ऐसा कहा। और इसके कहने का अर्थ ये नहीं था कि वो कोई चैलेंज कर रहे थे। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि पौराणिक कथाएं या देवताओं के चित्र ये बीते समय की बात हो गई।
वर्तमान जगत में जो वास्तव में है वही मूल्यवान है, वही हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो हमें ऐसे विषयों को लेकर चित्रण करना चाहिए जो नैसर्गिक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत है। तो उन्होंने अपने चित्रों के अंदर ग्रीक आदर्श माप के अनुसार चित्रण नहीं किया, न ही रोमांसवाद की तरह उन्होंने पात्र चित्रण में या व्यक्ति चित्रण के अंदर कहीं रोमांचकता दिखाने के उद्देश्य से जैसे स्निग्धता, लयबद्धता और कलरों के अंदर थोड़ा रोमांटिसिज्म, जैसे पिंक कलर या चमकीले कलर की जो धारणा थी उसके अनुसार कार्य किया नहीं। उन्होंने जो पात्र नैसर्गिक रूप में जैसा दिखता है उस सादृश्यता का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने चित्रों का रेखांकन किया, निरूपण किया, रंग योजना उन्होंने चयनित की और वैसा ही उन्होंने रंगों का प्रयोग भी किया। तो पूर्वे महोदय जो इतने चर्चित हुए आलोचना की वजह से, तो मात्र आलोचना ही नहीं मिली, कुछ उस वक्त के जो नवीन चित्रकार थे, नव कलाकार थे, उनकी दृष्टि में जो एक नया ये कार्य हुआ उनके प्रति आकर्षण भी पैदा हुआ और ऐसे छोटे मोटे कलाकारों के समूह बनने लगे जो पूर्वे के प्रशंसक भी थे। और यथार्थवाद में जो चमत्कृत एक आकर्षण होता है यथार्थ का, कि सादृश्यता को हूबहू चित्र में पिरो देना, ये अपने आप में एक अद्भुत कौशल है, यानी निपुणता तो है ही कला के साथ। तो उस कौशल में एक आकर्षण होता है, उस सहज सिद्ध आकर्षण ने नए कलाकारों को भी पूर्वे की तरफ आकर्षित किया और वे छोटे छोटे समूह बनाकर कॉफ़ी शॉप में जाकर कला चर्चाएं करते, पूर्वे के चित्रों की समीक्षाएं करते अपनी दृष्टि से और सैद्धांतिक रूप से उसको स्थापित करने का प्रयास करते। और जब पूर्व महोदय ने इस तरह के समाचार उनको मिले कि उनकी कलाओं पर चर्चाएं हो रही है और यथार्थवाद के प्रति लोगों का और चित्रकारों का आकर्षण बढ़ रहे हैं, तो वे भी उन जलपान गृहों में जाने लगे पेरिस के, जिनमें से ब्रासेर द मार्टेल और आंदले केले, दो नाम जलपान गृहों की किताबों में मिलेंगे आपको। ये वहाँ जाते और उन नवीन चित्रकारों के साथ में बैठते, कला चर्चाएं करते और उनको आगे एडवाइस भी करते, उनको सलाह भी देते कि कला को अपने को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो संक्षिप्त में ही आज इतना ही। यह जान लेना कि जो यथार्थवादी चित्रकार गुस्ताव पूर्वे है, ख़त्म नहीं हुआ, अपन अगली चर्चा में भी इसके ऊपर, इनके चित्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन गुस्ताव पूर्वे यथार्थवाद के एक बहुत सुप्रसिद्ध और प्रतिभा संपन्न चित्रकार थे, जिन्होंने न केवल नवशास्त्रीय रोमांसवाद की परंपरा जो समाप्त होने जा रही थी, उस कलम परंपरा में अपने यथार्थवाद के प्रभाव को उन्होंने खड़ा किया, पैदा किया और उस यथार्थवाद के प्रभाव को स्थापित भी किया और कला के अंदर नवीन प्रयोग भी किए। और जो नव कलाकारों के साथ ये चर्चाएं करते थे तो हमेशा नए प्रयोगों के लिए उनको प्रेरित भी किया करते थे। आज इतना ही। आगे की चर्चा में गुस्ताव पूर्वे के अन्य चित्रों और इनके दूसरी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे।